हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जैसा कि हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बात किए थे कि 15 मार्च से हम 9 to 12 बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो कई सारी बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुकी हैं। क्लास 11th का भी बैच आज स्टार्ट होगा। क्लास 11th के लिए किस बैच के बारे में हमने बात की थी? तो क्लास 11th के लिए दृश्य बैच के बारे में बात की थी हमने। तो दृश्य बैच में आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। क्लास 11th का बायोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे और बायोलॉजी का वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज लिविंग वर्ल्ड। क्या है? लिविंग वर्ल्ड। इस लिविंग वर्ल्ड में हमें क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा उसका भी इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं, फिर एक एक करके हम टॉपिक्स को देखेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमें कितना उसको पढ़ना है, क्या क्या चीजें कवर करनी है, एक समराइजेशन हमारे माइंड में होना चाहिए हमेशा। तो देख लेते हैं एज ए समरी कि कौन कौन से टॉपिक पे हमें फोकस करना है। तो व्हाट इज लिविंग? पहले तो हम यही समझेंगे कि लिविंग कहते किसको है। किस बेसिस पे समझेंगे? उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिफाइनिंग बोलते हैं, जिसके बेसिस पे 100% श्योर हो जाता है कि ये लिविंग है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन डिफाइनिंग होते हैं, जो होते तो हैं लेकिन क्लियरिफाई नहीं कर पाते हैं कि नहीं इनका होना लिविंग बीइंग को एश्योर कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर उसके बाद टेक्सोनॉमी देखेंगे। टेक्सोनॉमी के अंदर आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। फिर देखेंगे टेक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होता है, और सबसे लास्ट में एग्जांपल्स ऑफ हायरार्की। अगर इतनी चीजें हम कवर कर लिए मींस दैट ये चैप्टर हमारा क्लियर हो जाएगा। तो एक साथ तो हम सारे को नहीं पढ़ सकते हैं, चलिए एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज लिविंग। तो लिविंग क्या होता है? व्हाट इज लिविंग? देखिए, लिविंग को हम डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो लिविंग को डिफाइन करने के लिए हमने क्राइटेरिया चूज किया है लाइफ। लाइफ के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि कौन सी चीज लिविंग है, कौन सी चीज नॉन लिविंग है। लेकिन बात है कि लाइफ एक अपने आप में ही बहुत बड़ा टर्म है, एक फिलोसफिकल टर्म है। और किसी भी फिलोसफिकल टर्म का मीनिंग बहुत ही ब्रॉड होता है। वो 100% कभी भी डिफाइन नहीं किया जा सकता। हाँ, हम अपने अपने नीड के हिसाब से उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो लाइफ को हम यहां पर बायो के रिस्पेक्ट में डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो बायो के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि लाइफ क्या होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ बायो। इन रिस्पेक्ट ऑफ बायो, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ बायो ये क्या है? इट इज द कॉम्प्लेक्स टर्म which means growth, movement, reproduction,
मेटाबॉलिज्म, कॉन्सियसनेस, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तीन टर्म ये हैं और तीन टर्म नीचे, किसके रिस्पेक्ट में? इन रिस्पेक्ट ऑफ बायो। लाइफ को हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ बायो। इन तीनों को हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। और इन तीनों को बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ बायो हम देख रहे हैं कि हमें तीन डिफाइनिंग और तीन नॉन डिफाइनिंग टर्म्स के बारे में डिस्कस करना है। बात है कि ये डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग हम क्यों बोल रहे हैं? तो डिफाइनिंग का मतलब होता है जिनका होना ही एश्योर करा दे कि ये लिविंग है, जिनका होना ही एश्योर करा दे कि ये लिविंग है, उसको हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। लेकिन जो एग्जिस्ट तो करे बट 100% एश्योरेंस ना दे पाए, मतलब सिर्फ जिसके होने मात्र से हम 100% क्लियरिफाई नहीं हो पा रहे हैं कि इसका होना ही लाइफ को इंडिकेट कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? नॉन डिफाइनिंग। नो डाउट ये होगा, बट सिर्फ इसके होने के वजह से हम किसी चीज को जज नहीं कर सकते हैं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग। लेकिन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि इनके होने के बेसिस पे हम इजीली जज कर लेंगे कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन डिफाइनिंग टर्म्स का। नॉन डिफाइनिंग टर्म्स को हम देखेंगे कि क्यों इनका होना एश्योर नहीं करा पा रहा है लिविंग बीइंग को या लाइफ को। ग्रोथ तो होता ही है ऑर्गेनिजम्स में, मूवमेंट तो होता ही है, रिप्रोडक्शन भी होता है, फिर भी हम क्यों बोल रहे हैं कि नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो इसको हम तब समझेंगे जब एक एक को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ की। तो हम लेकर पहले चल रहे हैं क्या? नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या? पहला ग्रोथ। ग्रोथ, तो पहले यह समझ लें कि ग्रोथ क्या होता है, फिर देखा जाएगा कि यह क्यों नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो क्या है ग्रोथ? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन साइज, वॉल्यूम और नंबर। अगर किसी भी चीज का साइज बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है या फिर नंबर बढ़ रहा है, तो इसको है, सॉरी, इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ। क्या बोलेंगे? ग्रोथ। अब ये चीज तो हमें हर एक इंडिविजुअल के अंदर दिखाई देता है, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर दिखाई देता है कि उसका या तो साइज बढ़ रहा है, या नंबर बढ़ रहा है, या वॉल्यूम बढ़ रहा है, या मे भी तीनों बढ़ रहा है, और हर ऑर्गेनिज्म में ही होता है। फिर भी हम क्यों इसको नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर चल रहे हैं? तो क्यों? क्योंकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस क्या है? तो वो एक्सेप्शंस हैं
राइजिंग लेवल ऑफ माउंटेन्स, राइजिंग ऑफ या इंक्रीजिंग ऑफ सी लेवल, ये भी तो कहीं ना कहीं साइज में इंक्रीज ही कर रहे हैं, वॉल्यूम में इंक्रीज ही कर रहे हैं, लेकिन हम इनको लिविंग मान सकते हैं? कभी नहीं। क्या ये लिविंग है? नहीं। क्यों नहीं लिविंग मान सकते हैं? जब साइज इनकी बढ़ ही रही है, ग्रोथ इनमें हो ही रहा है, तो लिविंग क्यों नहीं मान सकते हैं? तो और हम थोड़ा डेप्थ इंडिकेट करते हैं, तो ग्रोथ को एक्चुअल में दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक्सट्रिंजिक ग्रोथ एंड इंट्रिंजिक ग्रोथ। एक्सट्रिंजिक का मतलब होता है ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड। इंट्रिंजिक ग्रोथ का मतलब होता है फ्रॉम इनसाइड। तो जो माउंटेन्स का लेवल राइज अप हो रहा है, जो सी का लेवल राइज अप हो रहा है, ये किसके वजह से हो रहा है? एक्सट्रिंजिक ग्रोथ के वजह से, मतलब बाहर से बढ़ता है इनका लेवल। चीजें एड अप हो रही हैं बाहर से, सेडिमेंटेशन के वजह से माउंटेन्स का लेवल बढ़ता चला जाता है। वहीं ग्लेशियर मेल्टिंग होती है या आइस मेल्टिंग होती है तो सी का लेवल बढ़ता चला जाता है। तो इनके लेवल के बढ़ने में किसका रोल दिख रहा है आपको? तो एक्सटर्नल फैक्टर्स का, मतलब लेवल इनका इंक्रीज तो कर रहा है बट फ्रॉम आउटसाइड कर रहा है। इस वजह से इसको हम नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मानते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सट्रिंजिक ग्रोथ को ही हम डिफाइनिंग नहीं मानते हैं, इसी को बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग। बट अगर ग्रोथ इंट्रिंजिक हो रहा है, इंट्रिंजिक का मतलब फ्रॉम इनसाइड, जैसे सेल का ग्रोथ होता है, हमारे बॉडी का ग्रोथ हो रहा है, तो हमारा बॉडी एक सेल से दो सेल, तीन सेल, चार सेल, ये फ्रॉम इनसाइड डेवलपमेंट है। ऐसा नहीं कि बाहर से सेल एक एक आ रहे हैं हमारे ऊपर इकट्ठा हो गए हैं, ऐसा तो हुआ नहीं है। या हमारे एक सेल की साइज ही है, ऐसा नहीं कि साइज बाहर से बड़ा हो रहा है, पहले माइटोकॉन्ड्रिया बना तो बाहर से कोई लाकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो साइज जो बढ़ रही है सेल की, वो फ्रॉम इनसाइड बढ़ रही है, मींस दैट इन टू आउट। तो इन टू आउट ग्रोथ को डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स माना जाता है, डिफाइनिंग। लेकिन ग्रोथ में एक्सट्रिंजिक और इंट्रिंजिक दोनों चीजें आती हैं, इंट्रिंजिक एज वेल एक्सट्रिंजिक दोनों चीजें आती हैं। इस वजह से ग्रोथ को हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मानते हैं। जबकि इंडिविजुअल अगर एक्सट्रिंजिक की बात करे या फिर इंट्रिंजिक की बात करे तो हम एश्योर हो जाएंगे कि डिफाइनिंग है कि नॉन डिफाइनिंग। मींस दैट सिर्फ इंट्रिंजिक ग्रोथ की बात करें तो ये डिफाइनिंग है, लेकिन ग्रोथ की बात करें तो नॉन डिफाइनिंग है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ में एक्सट्रिंजिक ग्रोथ भी आता है। तो आप एश्योर हो गए होंगे कि व्हाई ग्रोथ इज नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बीइंग। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स या नेक्स्ट पैरामीटर हमने क्या लिया? तो नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा लिविंग को डिफाइन करने का मूवमेंट। तो चलिए अब मूवमेंट क्यों नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मूवमेंट, तो यहां पर में मूवमेंट भी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स। अगर मूवमेंट एक्सटर्नल फैक्टर के बेसिस पे हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्सेस के वजह से हो रहा है, तो नॉन डिफाइनिंग में आएगा। क्योंकि एक्सटर्नली तो हम मैक्सिमम चीजों को मूव करा ही सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड है,
और इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड में, टेक्निकल वर्ल्ड में हम बहुत सारी चीजें जो नॉन लिविंग है फिर भी हम मूव करा सकते हैं, लेकिन हम मूवमेंट बायो के रिस्पेक्ट में उसी को मानते हैं जो खुद से मूवमेंट कर सके बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, उसको मूवमेंट मानते हैं। जैसे हम यहां से यहां तक आ रहे हैं तो बिना किसी टेक्निकल अप्लायंस के थ्रू आ सकते हैं, हम अपनी इच्छा से यहां से यहां, यहां से यहां मूव कर सकते हैं, हमें कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। और जिसको एक्सटर्नली कंट्रोल किया जाए उस मूवमेंट को मूवमेंट बायो के रिस्पेक्ट में हम नहीं मानते हैं। तो अगर ग्रोथ इंटरनल हो रहा है, सॉरी मूवमेंट इंटरनल हो रहा है, इंटरनल विल के बेसिस पे हो रहा है, तब तो ये डिफाइनिंग है। अगर ये एक्सटर्नली हो रहा है, एक्सटर्नली कंट्रोल्ड, then it is non-defining. Then it is non-defining. और मूवमेंट में दोनों ही आती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल कंट्रोल। इस वजह से मूवमेंट को भी हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मान सकते। दूसरी चीज कि क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मूवमेंट होता ही है, तो ये भी बात है कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स मूवमेंट नहीं करते हैं। चलिए, एक तो बात हो गई कि एक्सटर्नल कंट्रोल है, तो एक्सटर्नली कंट्रोल्ड जो जो चीजें हैं उनको तो बाहर निकाल दिएगा। जैसे प्लांट का मूवमेंट, प्लांट तो 100% मूव करता नहीं, सिर्फ उसके पार्ट्स मूव करते हैं, ब्रांचेस मूव करते हैं, लेकिन ब्रांचेस ओन व्हील पे, खुद के व्हील पे कभी मूव नहीं करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर के बेसिस पे मूव करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब कि विंड के हेल्प से मूव करते हैं, स्टॉर्म के हेल्प से मूव करते हैं, तो ये एक्सटर्नल एजेंट है। एक्सटर्नल एजेंट अगर रोल प्ले कर रहा है मूवमेंट में, तो बायो के रिस्पेक्ट में उसे हम नॉन डिफाइनिंग ही मानेंगे। मूवमेंट उसे हम तब मानते जब पेड़ खुद के विल से अपने ब्रांचेस हिला सकता, एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकता, तो ऐसा तो उसमें होता नहीं है। साथ ही साथ कई सारे एनिमल्स भी होते हैं, ससाइल एनिमल्स, जो कि किसी एक ही चीज से अटैच्ड रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ, वो भी कभी मूव नहीं करते हैं। तो उनके अंदर अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो क्या हम उनको नॉन लिविंग बोल देंगे? तो नहीं। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कभी मूव नहीं करते हैं, और वहीं कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो मूव एक्सटर्नल फैक्टर के बेसिस पे करते हैं। इस बेसिस पे मूवमेंट को भी हम नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर मानते हैं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स इंटरनली विल पे मूव नहीं करते हैं, कुछ एक्सटर्नली करते हैं तो कुछ नहीं करते हैं। डज नॉट मूव। इस वजह से मूवमेंट भी क्या है? नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलिए अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा रिप्रोडक्शन। क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप सरप्राइज होंगे कि क्यों रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्यों है ये नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स? जबकि किसी की भी लाइफ अगर अर्थ पे एग्जिस्ट कर रही है तो वो रिजल्ट ही किसका है? रिप्रोडक्शन का। क्या कोई नॉन लिविंग बीइंग भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपने जैसा बना सकता है? तो नहीं। जब नॉन लिविंग अपने जैसा कोई नया ऑर्गेनिज्म बना नहीं सकता है, और दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एग्जिस्ट कर रहा है वो बिना रिप्रोडक्शन के कर नहीं रहा होगा, वो रिजल्ट ही है रिप्रोडक्शन का, तभी तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो फिर हम रिप्रोडक्शन को नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों मान रहे हैं?
इसलिए मान रहे हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं अर्थ पे जो अपने जैसा तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन वो सेम प्रोसेसेस परफॉर्म कर सकते हैं जो हम करते हैं। जैसे म्यूल, लाइगर, टाइगॉन, क्यूर, ये सब के सब लिविंग है, लेकिन इनमें से कोई भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। म्यूल इंटर स्पेसिफिक क्रॉस है किसका? हॉर्स और डोंकी का। लाइगर किसका क्रॉस है? लायन और टाइग्रिस का। टाइगॉन किसका क्रॉस है? तो टाइगर और लायनेस का। क्यूर ये तो ह्यूमन बीइंग ही है, जिनको हम एलजीबीटी कैटेगरी में रखते हैं। LGBT, ये सबके सब सरवाइव कर सकते हैं और वैसे ही सरवाइव करते हैं जैसे कि हम करते हैं, लेकिन ये अपने जैसा कभी नहीं बना सकते हैं। म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, लाइगर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, टाइगॉन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, क्यूर कम्युनिटी नहीं कर सकती है। हमारी सोसाइटी में रहते हैं, ये कम्युनिटी तो हमारी सोसाइटी में रहती है, ह्यूमन बीइंग ही है, लेकिन अपने जैसा नहीं बना सकती है। तो क्या रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हम इनको बोल देंगे कि नॉन लिविंग है? नहीं, ये लिविंग है, बट अपने जैसा नहीं बना सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इस वजह से रिप्रोडक्शन का होना मात्र ही लिविंग बीइंग को डिफाइन नहीं करता है। इसी वजह से रिप्रोडक्शन इज नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर? तो ये दोनों चीजें थी, सॉरी तीनों चीजें नॉन डिफाइनिंग। अब हम आते हैं डिफाइनिंग पे कि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मतलब ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके होने मात्र से ही ये एश्योर हो जाए कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है, इस ऑर्गेनिज्म में लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। तो चलिए उन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम देख लेते हैं। तो उनमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम लेकर चलेंगे मेटाबॉलिज्म। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में हम सबसे पहले लेंगे किसको? मेटाबॉलिज्म को। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म और क्यों ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो मेटाबॉलिज्म इज द टोटल सम ऑफ ऑल रिएक्शंस या ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शंस which
टेक्स प्लेस इन organism for their survival। तो किसी भी लिविंग बींग में जो भी रिएक्शन होता है जो उनके सर्वाइवल में हेल्प करता है, उन सारे रिएक्शंस को हम कंबाइनली क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। फर्दर आप देखोगे मेटाबॉलिज्म भी दो टाइप का होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो उस पर अभी हम बात नहीं करने वाले हैं, अभी सिर्फ ओवरऑल रिएक्शंस को लेकर चल रहे हैं, ओवरऑल बायोलॉजिकल रिएक्शंस। तो ओवरऑल बायोलॉजिकल रिएक्शंस किसके अंतर्गत आता है? मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत। अब बात है कि ये रिएक्शंस आप देखे हो कि नहीं, इनके बारे में आप जानते हो कि नहीं? तो आप अच्छे से जानते हो इनके बारे में। आप क्लास 10th अभी रिसेंटली पढ़कर आ रहे हो, और आप क्लास 10th में पहला ही चैप्टर पढ़े होगे लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस में आपको क्या क्या देखने को मिला होगा? तो लाइफ प्रोसेस में आप देखे होंगे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड सो ऑन। तो ये सब कुछ नहीं है, ये सब मेटाबॉलिज्म ही है। क्योंकि न्यूट्रिशन हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे सर्कुलेशन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, चाहे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो, ये सारे प्रोसेसेस रिएक्शन के हेल्प से चलते हैं। बिना रिएक्शन से इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। न्यूट्रिशन मल्टीपल्स रिएक्शन चलता है, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, सब में वही हाल है। तो जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं उन सब को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और इन्हीं के थ्रू हम जिंदा रहते हैं। अगर न्यूट्रिशन ना हो तो भी हम सरवाइव नहीं करेंगे, रेस्पिरेशन ना हो तो भी सरवाइव नहीं कर सकते हैं, सर्कुलेशन ना हो तो भी सरवाइव नहीं कर सकते हैं, एक्सक्रीशन ना हो तो भी नहीं कर सकते, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ना हो तो भी हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। इस वजह से इसको डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स माना जाता है। अब बात आई कि क्या कोई नॉन लिविंग भी मेटाबॉलिज्म कर सकता है? तो नहीं, एक भी सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है, नॉन सिंगल ऑर्गेनिज्म which perform biological reactions, means that metabolism। तो कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है जो मेटाबॉलिज्म शो कर सके। इसी वजह से मेटाबॉलिज्म को हम क्या बोलते हैं? डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलते हैं? डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। डिफाइनिंग मतलब इनके होने मात्र से ही यह पता चल जाता है कि ऑर्गेनिज्म लिविंग है कि नॉन लिविंग है। दूसरा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनके होने मात्र से ही हम श्योर हो जाएं कि लिविंग है कि नॉन लिविंग? तो दूसरा है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट्स ऑफ सेल, अरेंजमेंट ऑफ सेल इन organisms as per genetic code decided। मीन्स दैट जैसा जेनेटिक कोड इंस्ट्रक्शंस देगा वैसा ही किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सेल है वो ऑर्गेनाइज होगा। और ये ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ होता है, कोई बाहर से इनको ऑर्गेनाइज कराने की कोशिश नहीं करता। अब बात है कि जेनेटिक कोड क्या होता है। तो जेनेटिक कोड बहुत बड़ा टर्म है, उनको हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए इतना मानकर चलो जेनेटिक कोड डीएनए से रिलेट करता। तो हमारा बॉडी कैसे वर्क करेगा, कैसे सेल का ऑर्गेनाइजेशन होगा, कैसा फंक्शन होगा, ये सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? डीएनए। यही है हमारी प्रोसेसिंग यूनिट। तो डीएनए जैसा इंस्ट्रक्शंस देता है वैसा ही सेल ऑर्गेनाइज होता है। मींस दैट कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी नए सेल्स फॉर्म होते हैं एक प्रॉपर वे में अरेंज होते जाते हैं और सेल्फ अरेंज्ड होते हैं, हम उनको कराते नहीं। सभी ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ एक सिंगल सेल्ड से ही होता है, लेकिन कुछ ही सालों, कुछ ही महीनों, कुछ ही दिन और कुछ ही घंटों में वो मिलियंस एंड बिलियंस पहुंच जाता है। मिलियंस एंड बिलियंस सेल्स प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। जैसे हम लोगों की भी लाइफ एक सिंगल सेल से ही शुरू हुई है, लेकिन आज हमारे अंदर बिलियंस ऑफ सेल हैं। तो ये बिलियंस ऑफ सेल आपके अंदर भी हैं, हमारे अंदर भी हैं, आपके आसपास जितने लोग हैं सभी के अंदर है। लेकिन सबके सब एक बेसिक स्ट्रक्चर को एग्जिबिट कर रहे हैं कि नहीं? एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है ना सबके पास, मतलब वेल मेंटेन्ड तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है। और ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली हुआ है, हम कराएं नहीं है। तो इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है तो उसको हम बोलते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। और ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिज्म में ही पाई जाती है, लिविंग बींग में ही पाई जाती है, कभी भी नॉन लिविंग में नहीं पाई जाएगी। नॉन लिविंग ऑर्गेनाइजेशन हमें बाहर से कराना पड़ता है। जैसे घर बनाना है तो घर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिक्स का, सीमेंट का, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या ये सारी चीजें अगर हम रख दें तो खुद से ऑर्गेनाइज होकर घर बना लेती हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इनके पास सेल्फ कोडिंग नहीं है, सेल्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं है। इनको इंस्ट्रक्शंस बाहर से मिलता है। बाहर से मिलता क्या है? इवन बाहर से सारी चीजें परफॉर्म की जाती हैं, तब जाके इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। खुद से कभी ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते हैं। इस वजह से सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। और कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं है जो कि बिना सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्ट करे। तो कोई सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो बिना सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्ट करे, और कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉरी नॉन लिविंग थिंग नहीं है जिसके अंदर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाए। ये दोनों बातें क्लेरिफाई करती हैं कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होने का मतलब ही है लिविंग बींग का होना। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब चलते हैं अपने थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे, दैट इज कॉल्ड कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस भी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्या लेंगे? कॉन्सियसनेस।
कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लें। कॉन्सियसनेस की मीनिंग होती है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स करने की कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, कभी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, प्लांट भी रिस्पॉन्स करते हैं, एनिमल्स भी रिस्पॉन्स करते हैं। प्लांट भी रिस्पॉन्स कर रहा है तभी छोटे से बड़ा होता है, टूवर्ड्स सनलाइट रिस्पॉन्स करता है, टूवर्ड्स ग्रेविटी रिस्पॉन्स करता है, टूवर्ड्स मिनरल्स रिस्पॉन्स करता है। वो रिस्पॉन्स कर रहा है तभी उसकी ग्रोथ एग्जिस्ट कर रही है, उसकी सर्वाइबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, अदरवाइज एग्जिस्ट ही नहीं करती। दूसरा, ह्यूमन बीइंग भी रिस्पॉन्स कर रहा है, जैसे हमारी भी ग्रोथ हो रही है, हमारी भी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है। इवन कुछ कोई बोल रहा है तो हम सुन रहे हैं, हमारा रिस्पॉन्स या ह्यूमन बीइंग का रिस्पॉन्स तो सबसे एडवांस लेवल का रिस्पॉन्स है। हम जितना ज्यादा रिस्पॉन्सिव है किसी चीज के लिए और कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो मोस्ट रिस्पॉन्सिव ऑर्गेनिज्म विच एग्जिस्ट ऑन अर्थ, दैट इज ह्यूमन बीइंग। कोई भी केमिकल्स, कोई भी फूड, कुछ भी हम ले रहे हैं अपने बॉडी के अंदर, तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है तभी इनटेक कर पा रहे हैं। सराउंडिंग में कोई कुछ बोल रहा है तो हम सुन रहे हैं, दैट इज रिस्पॉन्स। हम देखकर इमेजेस बना रहे हैं और वर्चुअलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज रिस्पॉन्स। सब कुछ रिस्पॉन्स है जो हम अपने जनरल लाइफ में करते हैं। क्या कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सॉरी नॉन लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स करता है? तो नेवर। कोई भी नॉन लिविंग चीज रिस्पॉन्स कभी नहीं कर सकता है। इस वजह से कॉन्सियसनेस इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यहीं पर एक टर्म आता है कोमा वाला कंडीशन ह्यूमन बीइंग में। कौन सा कंडीशन? कोमा वाला कंडीशन। कोमा, कि सर कोमा में रहते हैं कोई लोग तो वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। इवन कुछ बुक्स भी इसको ग्रे एरिया में रखी हुई हैं, बताती तो हैं डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन 100% उनको पढ़ेंगे तो हम क्लियरिफाई नहीं कर पाते हैं कि नहीं डिफाइनिंग बता रहा है कि नॉन डिफाइनिंग बताने की कोशिश कर रहा है। बोल रहा है डिफाइनिंग, लेकिन कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया रहता है जैसा लगता है कि हमें कि नॉन डिफाइनिंग बताने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअल में कॉन्सियसनेस सभी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। कोमा वाले कंडीशन में भी इंसान कॉन्सियस रहता है, सिर्फ उसकी लॉस हो जाती है सेल्फ कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस और सेल्फ कॉन्सियसनेस में बहुत फर्क होता है। सेल्फ कॉन्सियसनेस बेसिकली ह्यूमन बीइंग में सबसे ऊपर है। सेल्फ कॉन्सियसनेस का मतलब कि खुद के बारे में सोचने समझने की शक्ति। हमारी सराउंडिंग कैसी है, हम कहां पे हैं, कहां पे नहीं है, हमारा कल कैसा होगा, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, ये सारी चीजें आती हैं सेल्फ कॉन्सियसनेस में। ये हमारा लॉस हो जाता है कोमा में, लेकिन सर्टेन वे में वो अभी भी रिस्पॉन्सिव है, क्योंकि कोमा वाले पेशेंट को आप देखोगे तो न्यूट्रिशन ड्रिपिंग मेथड से दिया जाता है। कैसे? लिक्विड फॉर्म में वाया ड्रिपिंग। मेडिसिन्स दी जाती हैं। अगर वो टोटली डेड होता, रिस्पांस नहीं करता, तो वो मेडिसिन्स के रिस्पेक्ट में भी रिस्पांस कभी नहीं करता, वो न्यूट्रिशन के रिस्पेक्ट में भी उसके सेल्स रिस्पांस नहीं करते हैं। अगर वो रिस्पांस कर रहे हैं मींस दैट कि वो अभी अलाइव है। तो कोमा में भी लोग रिस्पॉन्स करते हैं। हां, बात सही है कि रिस्पॉन्सिव लेवल या रिस्पॉन्सनेस
एकदम डिक्रीज कर जाती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस तो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, लेकिन ये जो रिस्पॉन्सिव कैपेसिटी है ह्यूमन बीइंग की जितनी होती है उसके रिस्पेक्ट में काफी डिक्रीज कर जाती है। फिर भी हमारी बॉडी रिस्पॉन्सिव रहती है। एकदम रिस्पॉन्स खत्म हो जाने का मतलब होता है डेड कंडीशन, लेकिन एकदम रिस्पॉन्स उनके अंदर खत्म नहीं होता। तो इस वजह से कॉन्शियसनेस इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए, तो यहां से हमें क्लियरिफाई हुआ कि कौन सी चीजें जो हमारे सराउंडिंग में हैं वो लिविंग हैं और कौन सी चीजें हैं जो नॉन लिविंग हैं। कौन सी चीजें लिविंग हैं, कौन सी चीजें नॉन लिविंग हैं। जब हमें यह पता चला कि कौन सी चीजें लिविंग है, कौन सी चीजें नॉन लिविंग है, तो हम जिधर देख रहे हैं उधर हमें एक नया लिविंग दिखाई दे रहा है। सब तरफ लिविंग लिविंग दिखाई दे रहे हैं। इजिली डिफाइन कर पा रहे हैं कि नहीं, किसको हम लिविंग बोल सकते हैं, किसको नॉन लिविंग बोल सकते हैं। तो बहुत सारा लिविंग हमें मिलता चला गया, गैदरिंग होने लगी। जिधर देख रहे हैं उधर लिविंग, क्योंकि अब तो हमें पता चल गया है कि नहीं लिविंग किसको कहते हैं। कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात की, ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा है मतलब लिविंग है, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमें लिविंग ही दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम इनको कैसे कैटेगराइज करें, कैसे इनके बारे में समझें, क्योंकि एक एक के बारे में तो हम समझ नहीं सकते हैं। और क्या रोल है, क्यों समझें, क्योंकि हमारे लाइफ में इनका क्या रोल है, अर्थ के एग्जिस्टेंस में इनका क्या रोल है, या अर्थ पे ह्यूमन के एग्जिस्टेंस में इनका क्या रोल है। और ह्यूमन बीइंग द मोस्ट सेल्फिश ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ, वो कोई भी चीज करता है तो अपने रिगार्ड के हिसाब से ही करता है। तो वो ये जानने लगा कि आखिर इतने जो ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे एग्जिस्ट कर रही हैं, इनका अर्थ पे क्या रोल है, और अर्थ पे उनका रोल क्यों पड़ रहा है। क्योंकि वो अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमारे लाइफ पे इनका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इनके ना होने से हमारे लाइफ में क्या नहीं होगा और क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। इस वजह से हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स दिखाई देने लगे। अब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं तो एक एक इंडिविजुअल पढ़ नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाने लगा, तो पहले तो हम ऑर्गेनिज्म ही पहचानने लगे। ऑर्गेनिज्म पहचानने लगे, और ऑर्गेनिज्म को पहचानने को ही क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन। अब जब पहचानने लगे तो पहचान के बेसिस पे उनका नाम भी रखेंगे हम, तो दैट इज नॉमेनक्लेचर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, अब पहचाने हैं, नाम भी रख दिए हैं, तो होगा सॉरी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो एक जैसे होंगे या मोस्ट सिमिलरिटी शो कर रहे होंगे, और कुछ में बहुत ज्यादा डिसिमिलरिटी होगी। तो इस सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे हम उनकी ग्रुपिंग भी करना शुरू कर दिए होंगे। दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। एक के बारे में जानेंगे। आइडेंटिफिकेशन मात्र पहचान, नॉमेनक्लेचर पहचान के हिसाब से नाम, क्लासिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से कैटेगराइजेशन। ये दोनों चीजें दो तरीके से होती हैं, एक वर्नाकुलर वे में या कॉमन वे में, एक है सिस्टमेटिक वे। तो जो बुक वगैरह फोकस करती हैं वो फोकस करती हैं बेसिकली नॉमेनक्लेचर पे, कि नॉमेनक्लेचर हमारा कॉमन है या वर्नाकुलर है या साइंटिफिक है। आप सुने होंगे, अभी आगे बात करेंगे हम उस पर। आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, एक्चुअल में इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी। तो हम ये बोल सकते हैं कि टेक्सोनॉमी हमारा सिस्टमेटिक वे में हुई हुआ था और
नॉन सिस्टमेटिक वे या वर्नाकुलर वे में भी। ठीक है, तो बुक में सिर्फ नॉमेनक्लेचर को बोला हुआ है कि ये कॉमन वे में या वर्नाकुलर वे में हुआ है, आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन की बात ही नहीं की है, जबकि तीनों चीजें वर्नाकुलर वे में हुई हैं और तीनों चीजें सिस्टमेटिक वे में हुई हैं। अब पहले क्या हुई है, तो पहले वर्नाकुलर या लोकल बेसिस पे हुई हैं चीजें। अब लोकल क्यों हुई होंगी, मतलब कुछ एडवांटेजेस रहे होंगे इनके, लेकिन फिर इनको क्यों हटाकर या इनको क्यों रिप्लेस किया गया सिस्टमेटिक टेक्सोनॉमी से, तो जाहिर सी बात है कि इनके में कुछ डिसएडवांटेज भी रहे होंगे। तो पहले कुछ खूबियां मिली होंगी, लेकिन बाद में कुछ डीमेरिट्स मिलने शुरू हो गए, और डीमेरिट्स का मिलना ही नए इन्वेंशन का रीजन होता। तो पहले हमारा जो टेक्सोनॉमी है हम वर्नाकुलर वे में देखेंगे, फिर बात करेंगे हम सिस्टमेटिक वे में। जब सिस्टमेटिक वे की बात करेंगे मतलब साइंटिफिक वे में, तब बात आएगी कैरोलस लिनस वगैरह की, लेकिन उनसे पहले हम देखेंगे वर्नाकुलर। वर्नाकुलर का मतलब होता है, वर्नाकुलर में सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन की। तो पहले आइडेंटिफिकेशन क्या होता है ये जान लें। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, इट इज द रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन ऑफ ऑर्गेनिज्म on the basis of its characteristics। कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म की पहचान करना ही क्या कहलाता है, आइडेंटिफिकेशन। तो ये वर्नाकुलर में आइडेंटिफिकेशन का मीन्स क्या है कि एकदम जनरल वे में सिर्फ देख के पहचान रहे हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे कर रहे हैं हम उनकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन। इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। नो साइंटिफिक मीन्स, सिर्फ दिखने में कैसा है, बोलता है तो कैसा बोलता है, साइज कैसी है, इस बेसिस पे अगर आइडेंटिफिकेशन हम कर रहे हैं किसी का, तो इसको हम वर्नाकुलर आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं या लोकल आइडेंटिफिकेशन। और इसी आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे इनका किया गया नॉमेनक्लेचर। क्या किया गया, नॉमेनक्लेचर। तो दूसरा बात हम करेंगे नॉमेनक्लेचर की, वर्नाकुलर नॉमेनक्लेचर की। अभी साइंटिफिक की बात हम नहीं कर रहे हैं। वर्नाकुलर नॉमेनक्लेचर मीन्स दैट कि ये हमारा लोकल बेसिस पे होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसके कुछ एडवांटेजेस होंगे। तो पहले हम लोकल बेसिस पे नेमिंग क्यों कर रहे थे उनके एडवांटेजेस के बारे में देख लेते हैं, फिर क्यों इनको रिप्लेस करना पड़ा बायनोमियल नॉमेनक्लेचर से या साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर से। तो पहले हम एडवांटेजेस के बारे में देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस,
एडवांटेजेस ये है कि इट इज बेस्ड ऑन लोकल लैंग्वेज, इट इज बेस्ड ऑन लोकल लैंग्वेज। इट इज मोनोनॉमियल, मतलब चीजों का बस एक ही नाम होता है, एक ही वर्ड का उनका नाम होता है, एक से ज्यादा वर्ड्स हम नहीं रखते हैं उनके नाम में, और इसी को बोलते हैं हम क्या, मोनोनॉमियल। जैसे ओलियम सिपा प्याज को बोलते हैं, लेकिन इनका नाम हम जनरली क्या बोलते हैं, कांदा, अनियन, प्याज। तो ये सब क्या है, सिंगल वर्डेड नेम है ना, तो सिंगल वर्डेड नेम को ही क्या बोलते हैं, मोनोनॉमियल या मोनोमियल भी बोलते हैं। और क्या एडवांटेज है इसका, तो और एडवांटेज है कि वी आर वेरी फैमिलियर फ्रॉम अर्ली लाइफ, वेरी फैमिलियर फ्रॉम अर्ली लाइफ। और कोई एडवांटेजेस लोकल नेमिंग की, तो बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन easily observed characteristics, ये इनके एडवांटेजेस हैं। लोकल लैंग्वेज के बेसिस पे होता है, मोनोनॉमियल होता है, इजिली फैमिलियर होते हैं हम, और इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। इस वजह से हम वर्नाकुलर या लोकल नेमिंग को स्टार्ट किए थे। लेकिन कुछ इसके अंदर हमें डिसएडवांटेज भी समझ में आई होंगी, तभी हम साइंटिफिक की तरफ मूव किए होंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि क्या इनके में डिसएडवांटेजेस आई थी। तो चलिए हम डिसएडवांटेज की बात कर लें थोड़ा। डिसएडवांटेजेस, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका क्या है कि किसी भी एरिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं सबकी लोकल नेमिंग हम नहीं करते हैं। द all organisms occurs in any area or region have not local name, अपना लोकल नेम उनके पास नहीं होता। दूसरी चीज, मोर देन 2 organisms have same name, more than 1 organisms या 2 organisms, more than 1 organisms have more than more than 1 organisms have common name, फॉर एग्जाम्पल हम कॉमनवेल्थ कंट्री की बात करें, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, तो यहां पर
मेज, मेज को क्या माना जाता है? कॉर्न, मतलब भुट्टा। हम कॉर्न का मतलब, या सॉरी, मेज का मतलब कॉर्न समझते हैं, लेकिन वही यूएसए में कॉर्न किसको समझा जाता है? वीट को। वहां पर वीट को कॉर्न बोला जाता। तो देखिए, मेज को भी कॉर्न बोला जा रहा है और वीट को भी कॉर्न बोला जा रहा है, तो दो अलग अलग सब्सटेंस के लिए एक ही नाम मिल गया कि नहीं मिल गया? तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इसके क्या है कि एक ही ऑर्गेनिज्म का कई सारा नाम, एक ही ऑर्गेनिज्म का कई सारा नाम। वन ऑर्गेनिज्म हैव one organism have more than one name। जैसे हम बात करें गुलाब की, किसकी? गुलाब की, मीन्स रोज। साइंटिफिक नेम के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो उसका साइंटिफिक नेम हम लिख रहे हैं, फिर आगे बात करेंगे। इसका साइंटिफिक नेम होता है रोजा रूबीजिनोसा। रोजा रूबीजिनोसा, वो तो साइंटिफिक नेम की बात हो गई। इसी का नाम, रोज का ही नाम हिंदी में गुलाब रखा गया है। गुलाब, इंग्लिश, हिंदी। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? गोलप। किसमें? बंगाली में। और इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं रोजापो। किसमें? तमिल में। किसमें? तमिल। तो देखिए, एक ही ऑर्गेनिज्म है लेकिन अलग अलग नाम है। इंग्लिश में रोज, हिंदी में गुलाब, बंगाली में गोलप, तमिल में रोजापो। इसी तरह से एक और ऑर्गेनिज्म है बटरफ्लाई। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई। लेपिडोप्टेरा ग्रुप से बिलोंग करता है ये। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? बटरफ्लाई। हिंदी में क्या बोलते हैं? तितली। बंगाली में इसको क्या बोलते हैं? प्रजापति। तमिल में इसको क्या बोलेंगे? वन्नातु पूची। तो एक ही ऑर्गेनिज्म के आपको अलग अलग नाम दिखाई दे रहे हैं। हाँ, यहां से हटिए, गुलाब और तितली में काफी गहरा रिलेशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब रिलेशन मत निकालिए, आगे देखा जाए। और इसके क्या डिमेरिट्स हैं? दे आर मिस नॉमर। क्या है? मिस नॉमर।
मिसनॉमर है ये। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, सम ऑर्गेनिज्म हैव फॉल्स नेमिंग। एग्जाम्पल, जेलीफिश, जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वर फिश, कटल फिश। साइंटिफिक नेम की बात करें तो जेलीफिश का नाम है ऑरेलिया। ये बस सुन लीजिए कैसे नेमिंग होती है, बाद में देखा जाएगा। स्टार फिश का नाम है एस्टेरियस। सिल्वर फिश का नाम है लेपिज्मा। कटल फिश का नाम है सीपिया। ये एक सिलेंट्रेट हैं। ये इकाइनोडर्मेट्स हैं। वहीं कटल फिश क्या है? मोलस्क हैं। लेपिज्मा आर्थ्रोपोड्स हैं। मतलब कहने का क्या है कि इन सब के नाम में फिश है, लेकिन फिश से दूर दूर तक कोई लेना देना इनका नहीं है। न तो ये फिश है, न ये फिश है, न ये फिश है, न ये फिश है, लेकिन सबके नाम में फिश है। मीन्स दैट ये मिसनॉमर है। हमें लगेगा कि ये फिश है, लेकिन ये फिश नहीं है। कोई सिलेंट्रेट्स है, कोई काइनोडर्मेट्स है, कोई आर्थ्रोपोड्स है, कोई मोलस्क है। अब ये क्या होती है, तो ये हम लोग एनिमल किंगडम में देखेंगे। सिर्फ हम आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्नाकुलर या लोकल नेमिंग से क्या प्रॉब्लम होती है। अब जाहिर सी बात है कि इसी वर्नाकुलर आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे ही उस समय ऑर्गेनिज्म का कैटेगराइजेशन किया गया, मींस दैट क्लासिफिकेशन। तो वो इस वर्नाकुलर के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किया गया होगा, वो क्लासिफिकेशन भी तो बाद में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इतने डिसएडवांटेजेस के बाद क्लासिफिकेशन के अंदर कहां से एडवांटेजेस दिखाई देंगी। तो वर्नाकुलर न तो आइडेंटिफिकेशन को एक्सेप्ट किया गया, न तो नॉमेनक्लेचर को, न ही क्लासिफिकेशन को। वर्ल्ड वाइड इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। फिर बात आई कि आखिर वर्ल्ड वाइड तब ऑर्गेनिजम्स को पहचाना कैसे जाए, तो इसके लिए सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर या सिस्टमेटिक टेक्सोनॉमी की जरूरत पड़ी। और इस सिस्टमेटिक टेक्सोनॉमी को इनिशिएट किया था, या हम इवन ये भी बोल सकते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी या फादर ऑफ साइंटिफिक या सिस्टमेटिक टेक्सोनॉमी, कैरोलस लिनस। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे साइंटिफिक टेक्सोनॉमी के बारे में, या फिर कैरोलस लिनस टेक्सोनॉमी के बारे में। तो क्या इनके अंदर डिमेरिट्स आई, क्या उन्होंने दूर किया और किस तरीके से दूर किया, ये सब चीज हम नेक्स्ट क्लास में अब देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आगे की चीजें समझने के लिए हमारे साथ नेक्स्ट क्लास में आप बने रहिएगा। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।